नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए यूपी पीएससी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 2023 में जो भी मैथ्स और रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो 2023 में लगभग 36 से 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग से पूछे गए। आपको पता है कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है कि 100 का 33% मतलब 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आप 36 से 40 क्वेश्चन यहाँ ठीक ठाक कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन जैसे आप इंग्लिश और हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन के कर लेते हैं तो आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। और यह बहुत अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो हम अभी तक 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर लिए हैं। 19, 20, 21, 22, 23 का पेपर अभी 14 मई को हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने 14 मई को परीक्षा दिए होंगे। तो 14 मई को हुआ है। अब हम इस पे 2-3 एपिसोड में 14 मई को जो पेपर हुए हैं हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है आप यहाँ से अपने आंसर की को मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपने वहाँ क्या अप्रोच यूज किया और यहाँ पे हम क्या अप्रोच यूज करेंगे क्वेश्चन को हल करने का, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। और अगर मान लेते जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया होगा तो आप उसको यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे और आगे 2024 में उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। और जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया है 2023 में तो आप 2024 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम किस पे चर्चा करते हैं, सीसैट के पेपर पे, है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप जीएस पेपर 2 के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि लुप्त पद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए या सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सीरीज है ना वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकल है, फिर न्यूमेरिक है, फिर अल्फाबेट है, फिर न्यूमेरिक है, फिर अल्फाबेट है। मतलब अगला जो भी इस पे लुप्त पद है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब संख्या में दिया गया है। तो ये सीरीज को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी ऐसे सीरीज आपको दिखे तो आप सीधा सीधी मान लेना कि कहीं ना कहीं ये इसके प्लेस वैल्यू का ही कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होगा। जाहिर सी बात है एबीसी का मान 6 होने का क्या मतलब होगा कि एबीसी का जो भी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है, मतलब उसका जो मान लेते ए पहले स्थान पे, दो बी दूसरे स्थान पे है और सी तीसरे स्थान पे, कुछ ना कुछ इन तीनों को जोड़ के घटा के मतलब गुना करके या भाग करके वैसे करके उसको 6 लाया गया है। उसी तरह EFG में भी वही ऑपरेशन यूज करके 210 लाया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि IJK में वही ऑपरेशन आप यूज करके आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, बस आपको प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। तो ABC को अगर हम लिखें तो इसका प्लेस वैल्यू आपको पता है 1, 2 और 3 होता है, इतना तो सबको पता होगा। अगर हम 1, 2, 3 को 1 गुना 2 गुना 3 कर दें तो मेरा 6 आ जाएगा। चाहते तो 3 प्लस 2 प्लस 1 भी करते तो 6 आ जाता, लेकिन यहां 210 दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो हमको गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी गुना ही करना पड़ेगा तभी 210 आएगा। तो EFG को अगर हम लिखें तो E आपको पता है 5 होता है, 6 और 7, कभी भी 6, 7, 5 को जोड़ने पे 210 तो नहीं आएगा। तो गुना कर लें तो 5, 6, 30 और गुना 7 210। तो अब आसान हो गया हमारे लिए IJK का मान निकालना। तो I होता है 9, J हमारा 10 और K होता है 11। जब 9 गुना 10 गुना 11 करेंगे ना तो ये आसानी से कोई भी कर लेगा 990। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 990। ठीक है, बहुत आसान और बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में LC को 6 और TE को 10 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PD का कोड क्या होगा। मतलब ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से बहुत हद तक मैच करता है। कैसे? क्योंकि वहां पे सीधा कह दिया गया कि LC को 6 लिखा गया है, TE को 10, तो वहां पे लैंग्वेज में ना देके यहाँ लैंग्वेज में दे दिया। कुल मिला के बात वही है कि LC 6 TE 10, तो PD क्या होगा। तो वही बात है, जब LC को यहाँ 6 लिख रहे हैं और TE को यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, PD का मान पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वही बात है कि LC अगर 6 लिखा जा रहा है मतलब अल्फाबेटिकल को फिर न्यूमेरिक फॉर्म में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का ही ऑपरेशन है। तो हम फिर से LC लिख लेंगे और L और C का
प्लेस वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो है 12 और सी का होता है 3। आपको याद रखना पड़ेगा, ए से जेड तक आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर नहीं भी याद है तो आप अपने काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें आपका समय खराब होगा। तो कोशिश करिए कि धीरे धीरे 5-5 करके याद करने का प्रयास करें। तो एल का 12 हो गया, सी का 3 हो गया। अगर हम इस 12 को 3 घटा दें तो 9 होता है, 12 में 3 जोड़ दें तो 15 होता है, 12 को 3 से भाग कर दें तो 4 होता है, और 12 को 3 से गुना कर दें तो 36 होता है। एक काम करते हैं, 12 गुना 3 36 होता है, और फिर इसका स्क्वायर को रूट कर दें तो 6 हो जाएगा। तो टीई में ऐसा ऑपरेशन करके देखें क्या होता है। टी होता है 20, ई होता है 5। तो हम यहाँ पे 12 गुना 3 36 किए, यहाँ पे 20 गुना 5 करेंगे तो 100 होगा, और 100 का फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 होगा। यहां पे भी काम कर जा रहा है। तो पीडी का अगर हम बात करें, पी होता है मेरा 16वें पोजीशन पे, और डी होता है मेरा 4थे पोजीशन पे। तो 16 और 4, तो फिर 16 गुना 4 64, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। तो देखिए 12 गुना 3 36, 36 का स्क्वायर रूट किए तो 6, 20 गुना 5 हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट किए तो 10, 16 गुना 4 होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट किए तो 8। देखिए आपका आसानी से आप 8 यहां पे उत्तर निकाल ली। एक और ट्रिक था इसमें, देखिए 12 और 3 था ना, तो हम ऐसे कर देते 12 माइनस 3 और गुना 2, मतलब लास्ट वाले जो सेकेंड डिजिट मतलब सेकेंड लेटर है ना, इसको 2 से गुना कर दिए। तो देखो 12 में 6 गया 6। उसी तरह यहाँ 20 गुना 5 माइनस 2, मतलब इसको एक साथ गुना कीजिए क्योंकि इसका ऑपरेशन पहले होगा। तो 20 माइनस 10 10। उसी तरह यहां देखिए 16 गुना 4 माइनस 2, ये कुछ सॉरी यहाँ गुना होगा है ना, यहाँ पे हम गुना करें, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है ना। 10 हो गया, यहाँ माइनस किए है ना, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। 5 गुना 2 10, तो 20 माइनस 10 10, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे और अंदर वाले को गुना करेंगे। तो 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा। तो देखिए आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपको चाहे तो ये 1 नंबर यूज कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो 2 नंबर यूज कर लीजिए। यहाँ पे 2 आपका लॉजिक लग रहा है तो मैंने दोनों आपको बता दिया। जो बच्चे पहले से भी बनाएंगे उसका भी आंसर 8 आएगा, जो बच्चे दूसरे से भी बनाएंगे तो उसका भी आंसर 8 आएगा, और जो एग्जाम नहीं दिए हैं और जो एग्जाम आगे देंगे तो आप दोनों लॉजिक को सीखने का कोशिश करें। अब देखिए फिर से है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, मतलब नंबर सीरीज दिया गया है, इसका अगला अंक कौन सा होगा। अगला अंक कौन सा होगा मतलब यह अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहां पे हमको दिख रहा है 1 0 5 8 17 24। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको सीरीज ऐसा दिखे कि एक नंबर बड़ा है, फिर नंबर छोटा हो गया, फिर नंबर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, अटपटा सा दिखे ना, तो आप वहां पे हमेशा याद रखना 2 सीरीज चल रहा होगा, एक ऑड प्लेस पे एक इवन प्लेस पे। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि 1 के बाद 0 कम हुआ है, फिर उसके बाद ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो एक सीरीज होगा या 2 सीरीज होगा। हालांकि 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, 3 का तो संभावना कम है। बट हम क्या करेंगे ना, आपको पहली कंडीशन यही रखना है कि मान के चलना है कि 2 ही सीरीज होगा। उसके बाद आप सिंगल सीरीज पे तो खैर आपको करना ही पड़ेगा एनी हो, अगर 2 सीरीज पे काम ना करे। तो हम देखेंगे कि 1 से 5, 5 से 17, और 17 से जो भी बने। उसके बाद दूसरा जो मेरा सीरीज है ना, वो है 0 से 8 और 8 से 24। 24 के बाद जो भी होगा, हालांकि वो पूछा नहीं गया है, लेकिन जो भी आएगा आएगा ही। तो हम देख रहे 1 से जो 5 बना है ना, ये +4 करके है ना, 1 से 5 4 जोड़ने पे बना है, 5 से 17 12 जोड़ने पे बना है, और 0 से 8 8 जोड़ने पे बना है, 8 से 24 16 जोड़ने पे बना है, आगे पता नहीं। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप अभी तक कि 4 और 12 में +8 करें तो 12 बना। जाहिर सी बात है यहां भी आप +8 पहले कीजिए तो 12 8 20 आएगा, और +20 करेंगे 17 में तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, जो कि मेरा उत्तर 37 दिख रहा है। उसी तरह यहाँ 8 + 8 16 हुआ है। आगे भी अगर हम करते तो यहाँ पे क्या होता, 16 + 8 अगर करते तो यहाँ पे 24 होता।
और फिर 24 + 24 करते तो यहाँ पे 48 आ जाता। हालांकि पूछा नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि स्टेप आगे। तो मेरा सही जवाब यहाँ पे 37 होगा। तो यहाँ पे डबल सीरीज और बहुत आसान था। सिंगल में निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आप खुद करके देख लेना, लेकिन अगर निकलेगा भी तो बहुत ज्यादा अलग अलग ऑपरेशंस होगा। ये बहुत आसान तरीके से निकल गया। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं ऐसे ट्रिक को, कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल वो घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय सदस्य हों तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन और है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले ये समझिए कि 3 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें जीरो ना हो। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से 9 से जो बना गया है संख्या, उसमें जीरो नहीं आता। जीरो अगर लग गया तो वो होल नंबर हो जाएगा। मतलब 118 हो सकता है वैसी संख्या, 999 भी हो सकता है, लेकिन 990 नहीं होगा क्योंकि जीरो लग गया। मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या होगा ना वो 111 से स्टार्ट होगा और 999 पे जाके खत्म होगा। ध्यान रखना है कि 120, 130, 140, 150 ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें जीरो हो। 220, 230 ये सबको इग्नोर करना है। अब कहा जा रहा है कि उसका जो वर्गमूल और घनमूल निकलेगा, जो भी संख्या हो, मान लेते 120 ही हो, ऐसी संख्या इसका जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं वो भी एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय का सदस्य होगा। मतलब वो भी जो संख्या होगी ना वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, मतलब या तो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, और दोनों ही समुच्चय सदस्य हो। मतलब एक एक ही नंबर आएगा वो, ठीक है, एक ही नंबर आएगा दोनों का। मतलब वो एक जो संख्या है ना उसका क्यूब रूट भी निकल जाएगा और उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। ऐसी कोई संख्या है क्या 3 अंकों की, वो ढूंढना है। फिर जब वो संख्या पता लग जाए तो आप उसके अंकों के योग को पता कर लीजिए। तो देखिए अगर आप बात करें 125 की, तो देखिए 125 का क्यूब रूट तो पॉसिबल है लेकिन स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। मान लेते हम 225 लेते तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी संख्या कौन सी है ये ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप धीरे धीरे इसको याद रख सकते हैं। 729 एक ऐसी संख्या है ना जिसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों पॉसिबल है। क्यूब रूट इसका 9 होता है, स्क्वायर रूट इसका, आप चाहे तो 27 गुना 27 करेंगे तो 729 आएगा, और 9 गुना 9 गुना 9 भी करेंगे तो 729 ही आएगा। अब देख लीजिए 9 भी एक नेचुरल नंबर है और 27 भी एक नेचुरल नंबर है, इसमें कहीं जीरो नहीं दिख रहा ना, मतलब सारा कुछ सेटिस्फाई हो गया। अब सीधा सीधी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या जो आए हैं जो है उसके अंकों का योग बता दीजिए। तो 7 + 2 + 9, 9 2 11 7 18, मतलब वो जो संख्या का योग है ना, मतलब सॉरी अंकों का योग है वो 18 होगा। मेरा सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 20, 30, 40 और 10। अब एक बात बताइए कि एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में करते हैं, आपको पता नहीं है एक्स कौन कितना है, और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से काम 10 दिन कम में हो जाता है। ऑब्वियसली आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक्स आदमी जो 40 दिन में काम किया वो कहीं ना कहीं एक्स + 5 आदमी उसी काम को 30 दिनों में कर दिया। 10 आदमी कम हो रहा है ना, सॉरी 10 दिन कम हो रहा है ना। बस इसको सॉल्व करिए, देखिए ये 40 एक्स है और ये 30 एक्स है, 40 में 30 जाएगा तो 10 एक्स, और 5 गुना 30 हो जाता है 150, मतलब एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। बहुत आसानी से निकल गया एक्स का मान, बस यही निकालना था, उसके बाद तो काम हो गया। अब कह रहा है कि 30 आदमी को कितना समय लगेगा। एक्स आदमी को 40 दिन लगता है, मतलब 15 आदमी को 40 दिन लगता है, तो 30 आदमी को कितना लगेगा 20 दिन। क्लियर, 30 आदमी को 20 दिन लगेगा और काम समाप्त हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 दिनों में 30 आदमी उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है, तो कक्षा में नीचे से उनका क्रमशः क्रम क्या होगा। ऑप्शन है चारों, आप देख लीजिए, 25वां, 21वां, 24वां, 20वां, 26वां और 22वां और 20वां और 23वां।
अब एक कक्षा है, 31 छात्र है उसमें, ये मान लेते हैं कक्षा है, 31 छात्र बैठे हैं। सुनील का क्रम, अब देखिए अनूप का 7वां होगा क्योंकि क्रमशः वर्ड लगा है, और सुनील का 11वां है। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि अनूप का ऊपर से 7वां है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे अनूप है 7वें पोजीशन पे, और 11 मतलब 7 8 9 10 11, 11 पे कौन है? सुनील। ठीक है, टोटल है 39, मतलब यहां तक 39 लोग बैठे हैं। अब पूछ रहा है कि नीचे से उसका क्रम बता दीजिए। तो देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका है कि टोटल संख्या में से किसी एक के क्रम को घटाइए, उसका नीचे से क्रम पता लग जाएगा, लेकिन साथ में एक भी जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये प्लेस वैल्यू भी कम हो जाता है। तो 39 में 7 घटाइए, क्लियर? कितना है? सॉरी 31 है ना, 39 नहीं है, 31 है लोग, है ना। तो 31 में 7 घटाइए, हो जाएगा 24, और फिर 24 में 1 जोड़िए क्योंकि उसका स्थान पता करना है नीचे से, तो 25 हो जाएगा। अब अनूप का 25 होगा, तो यहां पे किसी भी ऑप्शन में पहले 25 दिख रहा है तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में। तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप चेक कर लें। 31 में फिर आप 11 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, फिर 20 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 21। तो मेरा सही जवाब देखिए 25वां और 21वां है। एक क्यों जोड़ते पता लग रहा है ना। देखिए 7 आप यहां कम कर दिए, और फिर आप 31 से लेके यहां तक भी कम कर दिए, तो ये दोनों बार कम हो गया ना, तो मतलब ये प्लेस ही खत्म हो गया, तो इसलिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा ना प्लेस बताने के लिए। क्लियर? तो मेरा सही जवाब है 25वां और 21वां। इसका शायद फॉर्मूला भी होता है, आप जानते होंगे कि जब हम किसी का क्रम ऊपर से पता है तो नीचे से क्रम निकालने के लिए टोटल में से उसका ऊपर के क्रम को घटा के एक जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना, आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंक समूह युग्म को चुने जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही था ना। अंक समूह, ठीक है, उसको चुनना है जो अन्य से भिन्न है, मतलब यहां पे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ना। ऑड वन आउट आप पढ़े होंगे कि 3 ऑप्शन एक जैसा है और चौथा अलग है, वही आपको ढूंढना है। तो हम यहाँ पे सीधे ऑप्शन को ही क्वेश्चन मानते हैं। 8 से 25 में क्या रिलेशन है, 18 से 73 में क्या है, 22 से 67 में, और 15 से 46 में। किसी 3 ऑप्शन में एक जैसा आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, बट चौथे में नहीं होगा। आपको वही तो पता करना है। तो हम देख रहे हैं 8 जो 25 बना है ना, वो गुना 3 प्लस 1 से बना है। 18 गुना 4 72 प्लस 1 73, 22 गुना 3 66 प्लस 1 67, 15 गुना 3 45 प्लस 1 46। तो आपको खुद ही अब दिखने लगा होगा कि कौन सा ऑप्शन अलग है। तो 18 और 73 बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब में गुना 3 प्लस 1 है और इसमें गुना 4 प्लस 1 है। तो मेरा सही जवाब है 18 73। अब देखिए बहुत अच्छा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन अगर पता होगा तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आप जानते हैं ये 4 डायरेक्शन है, उत्तर, नीचे तो हमारा दक्षिण होता है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। उसके बाद 4 और डायरेक्शन होता है जो यहाँ पे भी यूज हो रहा है उसका, ये है उत्तर पूर्व, हम इसको लिखते हैं। ये मेरा है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये है मेरा दक्षिण पश्चिम, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पूर्व और दक्षिण है ना, तो दक्षिण पूर्व है ना, साउथ ईस्ट। ठीक, ये मेरा 8 डायरेक्शन है। अब बस इस पे बना दीजिए कि रतन जो है ना पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, मतलब इधर होगा। तो रतन पवन के, तो पवन यहां है तो रतन यहां हो जाएगा, ये समझ लीजिए। पवन रतन, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में आ गया। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि ललन पवन के दक्षिण पूर्व में, तो देखिए दक्षिण पूर्व इधर है और 40 मीटर ही है, तो पक्का एज इट इज यही होगा, है ना। यहाँ पे आपके कौन हो गए, ललन। ये क्या बन गया आपका, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जब दोनों भुजा बराबर होता है तो ये एक ही लाइन पे होंगे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ललन जो है ना रतन की किस दिशा में, तो देखिए रतन यहाँ है, मतलब यहाँ मान लीजिए। तो रतन ललन रतन की किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व में, है ना, ये पूर्व दिशा में। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा कि ललन जो है ना रतन के पूर्व दिशा में खड़ा है या बैठा है या स्थित है, जो भी।
तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, अगर किसी ने यूपीएससी का अगर क्लास देखा होगा मेरा, तो उसमें एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने कराया है और एज इट इज आपके यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई क्वेश्चन आप करके जाएं या सीख के जाएं और फिर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, और डेटा भी चेंज ना हो, बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप तैयारी करें ना, मान लेते हैं आप यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी जो दृष्टि आईएएस का चैनल है उस पर जो भी सीसेट का वीडियो है आप उसको ना देखें, बिल्कुल देखें। अगर वहाँ वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूपीपीएससी में भी आपको मदद मिलेगा, एमपी में भी मदद मिलेगा, बिहार में भी मदद मिलेगा। तो आप हर वीडियो को देखें, क्योंकि मैथ्स तो सब जगह एक ही है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज रहता है बस। लेकिन याद रखिए धीरे धीरे क्या है ना, यूपीपीसीएस भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका यूपीपीसीएस और आसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे तो आप देख लें किसी यूपीएससी के वीडियो में ये क्वेश्चन होगा और एज इट इज आपके पीसीएस में इसी साल पूछा गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हर वीडियो को देखें। तो आप दृष्टि आईएएस के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको वहां पे मिल जाएगा सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सीसेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस या सीसेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 3 प्लेलिस्ट है, उस तीनों प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो जरूर देखें। तो चलिए यहां सबसे पहले देखेंगे कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ऐसा। तो सीधा सीधी ये कहा जा रहा है कि 2009 का कैलेंडर उठा के हम किस साल यूज कर लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब सब डेट सब दिन सब समान होगा। अगर 1 जनवरी 2009 को सोमवार होगा तो आने वाले कौन से वर्ष में 1 जनवरी 2000 जो भी होगा वो सोमवार ही होगा, वही तो पता करना है। तो अब देखिए यहां पे 2 तरीका है। पहला तो है कि आप इसको मैनुअल तरीके से करें तो परेशान हो जाएंगे। दूसरा ये है कि 2 चीज याद रखिए, एक होता है मेरा नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 है और लीप ईयर में 366। मेरा कोई भी जो दिन है ना वो अगले कितने दिनों के बाद रिपीट होता है, 7 दिनों के बाद। जैसे आज मान लेते हैं कि कोई भी दिन हो, सोमवार हो, तो अगले 7 दिन के बाद सोमवार होगा, ये पता है। जैसे 3 तारीख को सोमवार है तो 10 को सोमवार होता है, ये सब कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 365 में भी अगर हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा तो 365 दिन में क्या क्या संभावनाएं रही होंगी सोमवार की। तो 365 को 7 से जब डिवाइड करेंगे ना तो देखेंगे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, एक रिमाइंडर बच जाता है। क्यों रिमाइंडर बचता है? क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होता। तो वही जो एक दिन है ना वो अगले वर्ष एक दिन को बढ़ा देता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2009 को सोमवार है ना तो 1 जनवरी 2010 को आपका मंगलवार होगा, एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन लीप ईयर के केस में आप देखेंगे कि 2 रिमाइंडर आता है। तो अगर मान लेते कि वो वर्ष लीप ईयर होता सपोज, तो 1 जनवरी 2012 मान लीजिए लीप ईयर है ना, तो 1 जनवरी 2012 को अगर मान लेते हैं सोमवार होगा ना तो 13 को मंगल होके ना बुध हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 आपका ऑड डे बच रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। तो अब चलिए हम सीधा सीधी देखते हैं। कहने का क्या मतलब है ना कि 2009 में 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा सपोज, है कि नहीं वो आप इस पे मत जाइएगा, बस आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। कुछ बच्चे कमेंट कर देते कि सर 1 जनवरी 2009 सोमवार नहीं था, आप गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी दिन रहा होगा आप ये समझ लीजिए। तो 2009 में अगर मान लेते हैं 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा तो ऐसे सोच लीजिए 7 दिन उसमें जोड़ दीजिए या 7 वर्ष जोड़ दीजिए तो 16, 1 जनवरी 2016 को सेम कैलेंडर मिल जाएगा, बट गलत हो जाएगा। तो ऐसे सोचिए कि 2009 से 10 में जाने पे आपको एक ऑड डे मिला, फिर 2010 से 11 जाने पे यहाँ पे 11 हो जाएगा तो एक, उसी तरह 12 में, ठीक है, 11 से सॉरी 2011 से 12 जाने में एक मिलेगा, फिर 2012 से 13 जाने में 2 मिल जाएगा क्योंकि 12 में लीप ईयर है और फरवरी 29 का है। तो 12 से 13, उसी से 13 से अगर 14 में जाएंगे तो एक, और फिर 14 से 15 में जाएंगे तो यहां भी एक होगा। अब जोड़िए तो 1 2 3 2 5 6 और 7, तो यहां पे 7 मिल गया और 7/7 मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 ऑड डे आ गया मतलब अब जो है ना 2009 का कैलेंडर कहां पे जाके सेम हो गया, 2015 में। तो हम 1 जनवरी 2015 को वो कैलेंडर यूज कर सकते हैं।
तो हम कहेंगे कि 2015 में हमारा 2009 का कैलेंडर एज इट इज होगा। ठीक है, तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अभी तक जब आप कर रहे होंगे ना ऐसा, तो लाभ दिया रहता है और मान लेते क्रय मूल्य दिया रहता है, तो आप लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100% निकाल लेते हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं कि कह रहा है, बहुत अजीब टाइप से लैंग्वेज है कि 30 कलमों को बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। फिर कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मान लेते हैं आप 30 कलम बेचे और हर कलम 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 30 कलम आप कितने में बेचे होंगे? 30 रुपया, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और आपको 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक कलम आप 10 रुपए में, 1 रुपये में बेचे हैं, तो 10 कलम कितने में बेचे होंगे? 10 रुपए में, और ये हो गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है 30, प्रॉफिट है 10 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आराम आराम से बता देंगे, कॉस्ट प्राइस 20 होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाने पे ही कॉस्ट प्राइस पता लगता है, और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस से छोटा भी होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? 10 बटे किस पे? लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। यही गलती नहीं करिएगा, यहां सेलिंग प्राइस पे जो लोग निकाले होंगे ऐसे कर दिए होंगे 10 बटे 30 गुना 100। आराम आराम से उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिखा होगा और तुरंत लगा के आए होंगे, बट वो गलत हो गया, क्योंकि आपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। कोई भी चीज जब लाभ हो या हानि हो, वो कॉस्ट प्राइस पे तो आप कंसिडर करेंगे ना, जितने में खरीद के लाए हैं। तो 10 बटे 20 गुना 100, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके 50% के बराबर हो जाए, और यही मेरा सही जवाब है। मतलब मेरा सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। सी ए का पिता, डी सी की बहन और ई डी की माँ है, तो बी का ई से क्या संबंध है? आपसे पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए तथा बी क्रमशः भाई, देखिए ए भाई और बी बहन, ये तय हो गया। तो ए को बना लीजिए, यहां पे लिखते हैं ए भाई और बी बहन। मेल है तो प्लस से और फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर रहे हैं। सी ए का पिता है तो देखिए सी ए का पिता तो सी प्लस, डी सी की बहन है तो डी बहन है सी की, और ई डी की माँ है तो ई डी की माँ हो गई। देखिए कितना अच्छा से आपने फैमिली ट्री जनरेट कर लिया। 3 जनरेशन का परिवार है, 1 2 और 3। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बी का इससे क्या संबंध है, तो देखिए बी ए की बहन है, ए सी का पुत्र है, तो सी कौन हो जाएगा? बी का पिता। पिता की बहन मतलब ये दोनों भाई बहन, तो पिता की ये माता, तो इसकी क्या लगी? ये दादी लगी, और ये इसकी पोती लगी, तो मेरा सही आंसर है पोती। तो बी जो है ना ई की पोती है। प्रपौत्री जो होता है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर होता है, मतलब एक जनरेशन और ऊपर होता तो मेरा सही जवाब है पोती। बहुत आसान होता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हल करना, ये आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं ये रिलेशन, बट हल करने के लिए फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, और ये है फैमिली ट्री। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा से है, मैथ्स के। यदि a प्लस बी का मान a बटे बी प्लस बी बटे ए है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। a प्लस बी बराबर दिया हुआ है a बटे बी प्लस बी बटे ए। आपसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि a और b को हम एक ही मान ले 1+1, तो यहां भी 1+1 हो जाएगा, और यहां भी सॉरी 1/1, और यहां भी 1/1। क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को? तो हाँ, यहां देखिए 2 आ जाएगा, और यहां भी 1/1 1, और 1/1 1, और 1 1 2। जब 2 बराबर 2 है, मतलब यहां पे तय हो गया कि a और b का मान 1 रख सकते हैं। तो यहां भी रख लीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1+1 और 1+1 हमारा 2 होता है। मतलब यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 होगा, तो मेरा डी सही जवाब है। तो इस तरह आज हम लगभग 12 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो अभी 14 मई को हुआ है एग्जाम। तो आप 2022 तक के एपिसोड को तो देख लिए होंगे, आज यह 12वां एपिसोड है संभवतः। तो ये 12वां एपिसोड आप जरूर देखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक 11 एपिसोड नहीं देखा है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 के लिए या कर रहे होंगे, उनको जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कई बार एज इट इज क्वेश्चंस भी आ जाता है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है।
और आप जरूर आईएएस चैनल को भी देखें। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है दृष्टि पीसीएस के चैनल को जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप जरूर बताएं कि आज के सेशन में आपने नया क्या सीखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।